नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी एकता अभी लड़खड़ाते कदमों से संभलने की, खड़े होने की कोशिश कर रही। अभी कोई स्वरूप सामने आया नहीं है, सिर्फ अभी तक बातें हैं। और बातों में भी कौन कौन शामिल होगा इसको लेकर भी मतभेद है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी तेजी से शुरू कर दी है। एकदम फुल स्टीम पर जो है भारतीय जनता पार्टी की टीम काम कर रही है। और इसमें प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के लोग कौन कौन किन प्रदेशों के प्रभारी होंगे, इनके लिए मंगलवार को एक बैठक हो चुकी है। इस बैठक में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नामों पर चर्चा हो चुकी है। उसके अलावा जो सबसे कमज़ोर कड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, दक्षिण भारत, वहाँ पार्टी को खड़ा करने के लिए, वहाँ पार्टी के लिए नए साथी खोजने के लिए वो सब अभियान बहुत तेज़ी पर है। अब आप देखिए कि पिछले 2 हफ्ते में आंध्र प्रदेश की सरकार को केंद्र सरकार से 22,000 करोड़ से ज़्यादा की मदद मिली। पहले 24 या 25 मई को 10,461 करोड़ रुपया मिला, जो राज्य के बंटवारे के समय कंपनसेशन के रूप में मिलना था आंध्र प्रदेश को। वो पैसा मिला, लंबे समय से उसकी मांग हो रही थी जगन मोहन रेड्डी की ओर से। कई बार वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री से मिल चुके थे। उसके अलावा जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, बांध परियोजना है, उसके लिए पैसे की कमी हो रही थी। और आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों उसका एक हिस्सा बाढ़ में बह गया था, तो लगभग 200 करोड़ का खर्च अतिरिक्त हो गया था। केंद्र ने जगन मोहन रेड्डी की वो सब बातें मानते हुए 12,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड रिलीज़ किया है पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए। अब वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही पूरा हो जाने की उम्मीद है उसके। जगन मोहन रेड्डी से अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। जगन मोहन रेड्डी के साथ गठबंधन की कोई बात शुरू भी नहीं हुई है, फाइनल होने की तो बात दूसरी है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी को संभावना के तौर पर भारतीय जनता पार्टी देख रही है। और जगन मोहन रेड्डी भी इच्छुक है। ये ऐसा नहीं है कि ये प्रेम एक तरफा है, दोनों तरफ से इच्छा है। मैंने ये पिछले वीडियो में कहा भी था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए, तो उनके लिए टीडीपी के सफाए का पूरा रास्ता तैयार हो जाएगा। उनकी सारी कोशिश ये है कि टीडीपी को उभरने ही नहीं देना है। तो कांग्रेस पार्टी पहले ही वहाँ हाशिए पे जा चुकी है, डेसिमेट हो चुकी है। वो चाहते हैं कि टीडीपी भी उस दशा को प्राप्त हो जाए। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, उनको लग रहा है कि अगर पार्टी को सरवाइव करना है तो यही चुनाव है जिसमें वो सरवाइव कर सकती है। इस चुनाव में अगर पार्टी नहीं उभरी तो उसका डूबना तय है। तो वो बहुत तेज़ी से हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से अलायंस हो जाए। तो रविवार को दिल्ली आए, अमित शाह से बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई ये तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी, ऐसा लग रहा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब 2 राज्यों को अलग अलग, भले ही वो कभी एक रहे हों, अलग अलग नज़रिए से देख रही है चुनाव की दृष्टि से। तेलंगाना को अलग और आंध्र प्रदेश को अलग करके चल रही। अभी तक माना जा रहा था कि जिससे भी अलायंस होगा दोनों राज्यों के लिए होगा। ऐसा संभव नहीं है कि एक राज्य में किसी एक पार्टी से हो, दूसरे राज्य में दूसरी पार्टी से हो। लेकिन अब तेलंगाना में बीजेपी की ज़रूरत ज़्यादा है। तेलंगाना के लिए जनसेना और उसके अलावा टीडीपी, दोनों पर नज़र है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का इंटरेस्ट तो आंध्र प्रदेश में है, उनकी सारी राजनीति आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना में उनकी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है, उनको पिछले चुनाव में कुछ मिला नहीं। तो इसलिए वो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से अगर अलायंस हो तो तेलंगाना के लिए हो, तो आंध्र प्रदेश के लिए ज़रूर हो। अब बीजेपी के सामने, मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था कि दोनों हाथ में लड्डू है, तो दोनों हाथ में लड्डू होना या प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो है वो कभी कभी समस्या भी बन जाता है। जगन मोहन रेड्डी लगातार मदद करते रहे केंद्र सरकार की जब से वो मुख्यमंत्री बने, और इस बात का बीजेपी को एहसास है। अभी जो दिल्ली की सर्विसेज के लिए ऑर्डिनेंस आया है उस पर भी उनकी मदद की ज़रूरत बीजेपी को पड़ेगी, उनकी भी और नवीन पटनायक की भी। हालांकि दोनों में से किसी एक की भी मदद से जो है बिल पास हो जाएगा, लेकिन बीजेपी सुनिश्चित करना चाहेगी कि कोई किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। अब उसके अलावा आप देखिए, कर्नाटक में अभी अभी बीजेपी हारी है, कांग्रेस पार्टी जीती है। वहाँ जिस तरह के स्वर आ रहे हैं,
जिस तरह की परस्पर विरोधी बातें बोली जा रही हैं कि गो हत्या पर जो प्रतिबंध लगा है उस पर पुनर्विचार करेंगे, पूरी तरह जारी रहे या आंशिक रूप से हो, उसके बारे में क्या बदलाव हो, किस तरह का परिवर्तन किया जाए, इसकी बातें हो रही हैं। इसके अलावा DK शिव कुमार जो अपने समर्थकों से जो बोले, उन्होंने कहा कि उन्हें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने सर झुकाना पड़ा, लेकिन आप लोग निश्चित रहिए, आप मुझे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। अब सवाल ये है कि फिर सवाल उठ गया है सत्ता के बंटवारे का फॉर्मूला क्या है। लेकिन ये कांग्रेस की समस्या है, ये विपक्ष की समस्या है। बीजेपी जो है वो इस समय नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें खोजने में लगी है। बीजेपी को लग रहा है कि जेडीएस जिस हालत में पहुंच गई है उससे सहारे की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, और वो मदद बीजेपी कर सकती है। सिर्फ जेडीएस का रुख भी बदल रहा है। HD देवगौड़ा से जब पूछा गया बीजेपी से गठबंधन की संभावना पर और बीजेपी विरोधी मोर्चे पर, तो उन्होंने कहा कि कौन ऐसी पार्टी है देश में जिसने कभी भी सीधे या इनडायरेक्टली बीजेपी से गठबंधन न किया हो, कोई समझौता न किया हो। तो उन्होंने खुद ही उसके बाद जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी दावा कर सकती है कि उसने कभी कोई समझौता नहीं किया, कोई गठबंधन नहीं किया बीजेपी से। उन्होंने कहा ये भी गलत होगा, इनडायरेक्टली किया। तो उनका उदाहरण थोड़ा बहुत जो है बहुत दूर की कौड़ी है। उन्होंने कहा कि जो DMK NDA की सरकार में शामिल थी, उस DMK के पास कांग्रेस पार्टी गई और उनसे समझौता करने की बात की, बीजेपी से उनको अलग करके। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि कौन सांप्रदायिक है कौन नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, सांप्रदायिकता की परिभाषा को विस्तार दिया जा सकता है। तो आप देखिए वो जो बातें बोल रहे हैं वो कम से कम कांग्रेस को तो अच्छी नहीं लगेंगी, विपक्ष को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों में मृदु संगीत की तरह सुनाई देगा। और जो कुछ वो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शन पर सारा हमारा ध्यान है, उसके बाद तय करेंगे कि लोकसभा की कितनी सीटें लड़ेंगे, कितनी नहीं लड़ेंगे। लेकिन आप मान कर चलिए जिस दिशा में कर्नाटक की राजनीति चल पड़ी है उसमें बीजेपी और जेडीएस का अभी कम से कम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अलायंस होने की संभावना बहुत ही प्रबल है। दोनों पार्टियों का फ़ायदा है। दोनों पार्टियों का फ़ायदा इसलिए है कि देखिए कांग्रेस से अलायंस किया था पिछले 2019 के चुनाव में जेडीएस ने, उसका बहुत नुकसान हुआ। कांग्रेस को भी फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि दोनों का वोट बैंक लगभग एक जैसा है। मुस्लिम और वोकालिगा जो मुख्य आधार है जेडीएस का, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं करते जिस तरह से बीजेपी और जेडीएस का वोट बैंक करता है एक दूसरे को, जिस तरह से बीजेपी और जेडीएस का वोट बैंक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इसलिए संभावना इसकी ज़्यादा है। उधर तमिलनाडु में पहले से अन्ना द्रमुक से जो है समझौता है, और पिछले दिनों अन्ना द्रमुक के प्रमुख नेता आए थे दिल्ली, बीजेपी के बड़े नेताओं से बात की, राष्ट्रीय नेताओं से, और ये तय हुआ कि 7 चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का भी लोकसभा का भी। तो इसलिए वहाँ गठबंधन में अभी कोई शंका नहीं रह गई है। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु 4 जगह अलायंसेस लगभग पक्का करने की स्थिति में आ रही है भारतीय जनता पार्टी। केरल में पार्टी की कोशिश है अपना सामाजिक आधार बढ़ाने की। क्रिश्चियन आउटरीच का जो अभियान बीजेपी ने चलाया है, अब वो कितना सफल होगा कितना नहीं पता नहीं, लेकिन ये अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसमें गोवा में जो विधायक और मंत्री हैं ईसाई समुदाय के, उनको जोड़ा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में ईसाई समुदाय के जो मंत्री और विधायक हैं उनको जोड़ा जा रहा है। उसका कितना असर पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक मुद्दा है जिस पर दोनों समाज एक मत हैं, और वो है लव जिहाद का। दोनों पीड़ित हैं। ईसाई समुदाय को लगता है कि वो ज़्यादा पीड़ित है, इसलिए दोनों के एकता की संभावना बढ़ जाती है। और इसके अलावा चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ईसाई समुदाय को लगता है कि बीजेपी के साथ जाने में ज़्यादा फायदा होगा, राष्ट्रीय स्तर पर फायदा होगा। वो फायदा केवल केरल तक सीमित नहीं रहेगा। ये सब जो बातें मैं कह रहा हूँ ये सब संभावना के दायरे में है, लेकिन संभावना ऐसी है जिसमें इसके न होने की आशंका बहुत कम है। तो आज मैं नॉर्थ इंडिया की बात नहीं करूँगा, केवल दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ, जो सबसे कमज़ोर कड़ी है, सबसे कमज़ोर पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का,
उसको पार्टी किस तरह से उसमें सुधार करने जा रही है, उसको किस तरह से मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। उसके बरक्स अगर आप देखिए कांग्रेस को या बाकी विपक्षी दलों को, तो अभी तक गठबंधन का या विपक्षी एकता का कोई भी स्वरूप सामने नहीं आया है। जितनी एकता की बात हो रही है उससे ज़्यादा लड़ाई की बात सामने आ रही है। चाहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है ठनी हुई है अध्यादेश के समर्थन को लेकर, और कांग्रेस ही नहीं, मैंने पहले भी बताया था कि डीएमके और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन वो साफ साफ कह चुके हैं कि अध्यादेश के मुद्दे पर वो किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करेंगे, उनकी पार्टी वॉकआउट करेगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि विपक्ष में जो ये एकता की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं वो ज़मीन पर अभी उतरती हुई कहीं से दिखाई नहीं दे रही हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच जो वाक युद्ध चल रहा है, जिस तरह की लड़ाई चल रही है, वो दोस्ती के आसार तो उसमें नज़र नहीं आते हैं। फिर कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी ताकत बढ़ गई है, उसकी ताकत बढ़ गई है तो बाकी दलों को सिमटना पड़ेगा। एक बात मानकर चलिए कि अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है देश में, उसमें कांग्रेस जितना मजबूत होगी या कांग्रेस को लगेगा कि वो जितना मजबूत हो गई है उतना ही क्षेत्रीय दलों के लिए स्थान कम होता जाएगा, कांग्रेस उतना ही अपने संगठन को विस्तार देना चाहेगी। तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका कांग्रेस की बढ़ती महत्वाकांक्षा के चलते कम होती जाएगी, और यही स्थिति है जो क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ जाने से रोक भी सकती है। उदाहरण के लिए 2 राज्यों का फिर से उदाहरण दे रहा हूँ। पश्चिम बंगाल, अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी तय करती है कि बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, तो फिर ममता बनर्जी से अलायंस या गठबंधन या एकता की बात कहीं सिरे नहीं चढ़ने वाली। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करती है कि उत्तर प्रदेश में वो बड़े पैमाने पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन होने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों को देखें तो परिस्थितियां अलग अलग हैं। अभी तो विपक्षी दलों में बातचीत का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ है। अभी यही तय नहीं हो पा रहा है कि बैठक कब होगी, कहाँ होगी, किस तारीख को होगी, कौन कौन आएगा, उसमें पार्टियों के अध्यक्ष आएंगे या उनके प्रतिनिधि आएंगे। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी सिर्फ चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ज़मीन पर उतर चुकी है और ज़मीन पर उतरकर काम कर रही है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ये जो तैयारी है, इसकी गति आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। बीजेपी की जो कोशिश है कि एनडीए को नए सिरे से खड़ा किया जाए, उसमें नई पार्टियां जुड़ती हुई दिखेंगी और विपक्ष के खेमे में बिखराव होता हुआ दिखेगा। कम से कम एकता तो दिखाई देना मुश्किल लग रहा है। तो अगले कुछ महीने बड़े राजनीतिक दृष्टि से बड़े जो है इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव तक ये जोड़ तोड़, मिलना जुलना, मिलना बिछुड़ना, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सारी जो कोशिशें हो रही हैं ये ठोस शक्ल अख्तियार करेंगी, मुझे लगता है 2024 के जनवरी तक, यानी इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद। कांग्रेस ताकतवर होती है तो विपक्षी एकता और कठिन हो जाएगी। कांग्रेस अगर कमज़ोर होती है तो उसकी संभावना थोड़ी और बढ़ जाएगी। ये सब कुछ निर्भर करता है विपक्षी एकता का मामला इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों पर। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।